ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेनरी लॉ तक बात किया था कि हेनरी लॉ क्या होता है। ठीक है, हेनरी लॉ थोड़ा बहुत बात किए थे और बोले थे कि अपन अगली क्लास में इसको थोड़ा विस्तृत में देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मैं फटाफट से, हाँ बिल्कुल, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पढ़ रहे थे इन लिक्विड्स। ठीक है, तो अपन आते हैं हेनरी लॉ पे। हेनरी लॉ को पहले समझते हैं और फिर उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आर्यन बोलो, आर्यन क्या बोलना चाहते हो? एक मिनट यार, म्यूट का परमिशन देता हूँ। अब परमिशन है, बोलो। सर जैसे बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लिया जाता है। तो ठीक है, अगर सर वो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, तो फिर उसमें ml में कैसे लेंगे? देखो सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर में ना वी बाई वी परसेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, वहाँ पे एम बाई एम परसेंट ही यूज किया जाता है। ऐसे मोटे तौर पे समझ लो कि सॉलिड्स के लिए वॉल्यूम वाले टर्म यूज ही नहीं किए जाते। इसलिए याद करोगे तो पहले भी जब 11th क्लास में हम सॉलिड्स के रिगार्डिंग पढ़ते थे इक्विलिब्रियम में, तो हम बोलते थे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं होता, उसकी जगह 1 लिख देना होता है। याद आया? यस सर। इक्विलिब्रियम में हम बोलते थे ना कि प्योर सॉलिड है तो उसके जगह क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। वन। ठीक है, तो सॉलिड के लिए ना वॉल्यूम वाला टर्म हम लेके नहीं चलते, उसके लिए वॉल्यूम मैटर ही नहीं करता, पॉइंट ऐसा। ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म उसमें वैलिड नहीं है। बस दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म मेनली उसमें चलता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंट। ठीक है, यस सर। ठीक। और सर स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग कह सकते हैं, एक कह सकते हैं दोनों? एक ही है, दोनों एक ही चीज है, स्ट्रेंथ बोलो या कॉन्सेंट्रेशन टर्म। बट देखो, एक जो छोटा सा डिफरेंस है वो मैं समझाता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन अगर कहीं पे बोला है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है किसी सॉल्यूशन का, सो मेनली कॉन्सेंट्रेशन जब आता है तो उसमें एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को ज्यादा फोकस किया जाता है, दैट इज मोलैरिटी। सो याद भी करोगे तो 11th क्लास में जब हम थे तो उस समय जब हम पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि कॉन्सेंट्रेशन, हम क्या लिखते थे इक्विलिब्रियम में? कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर समथिंग। और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता था? मोलैरिटी तो होता था, मोल्स बाय वॉल्यूम लिखते थे कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे। याद आया? यस सर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जब वर्ड यूज किया जाता है और कुछ नहीं दिया है कि क्या है, कौन सा वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो आइडियली दिमाग में चलो दैट इज मोलैरिटी। और अगर स्ट्रेंथ दिया है तो दैट इज मास परसेंट। नॉर्मली स्ट्रेंथ के लिए मास परसेंट वर्ड यूज करते हैं और मोलारिटी के लिए कॉन्सेंट्रेशन। पर इसका मतलब ये कहते नहीं है कि स्ट्रेंथ हम किसी और के लिए यूज कर सकते हैं। अगर उसने बोल दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज दिस मोलर, तो आप समझ लो वो मोलारिटी है, फिर वहाँ मास परसेंट वाली बात नहीं है। लेकिन मान लो सिर्फ बोला स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 10, बस 10 लिख के छोड़ दिया, तब क्या सोचोगे? मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय वॉल्यूम, क्या? तब बोलोगे दैट इज अ मास परसेंट। ठीक है, यस। हाँ। और कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया 2, तो दैट इज अ मोलैरिटी। ठीक है, चलिए। सो आते हैं अपन हेनरी लॉ पे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो हेनरी लॉ क्या कहता है? लास्ट क्लास में मैंने समझाया था हेनरी लॉ क्या कहता है। हेनरी लॉ कहता है कि भैया अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई सॉल्यूशन गैस का बनाना है, मतलब गैस को लिक्विड में मिलाना चाहते हो, सो कोई भी गैस लिक्विड में कितनी मिलेगी, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस गैस का खुद का प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर कितना है। और खुद का प्रेशर का मतलब होता है दैट इज अ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas on the surface of the liquid or solution। उस लिक्विड और या सॉल्यूशन के सरफेस पे वो कितना प्रेशर लगा रहा है गैस, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो गैस कितना सॉल्युबल होगा। डन है? चलो, अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि भैया ठीक है, भैया प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन में लिया है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ले सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी मोल फ्रैक्शन बोलती है तो मोल फ्रैक्शन में लिया। इसको हटाया, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, तो यहाँ एक कांस्टेंट आया दैट इज केज। इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या होता है? एटीएम होता है। ठीक है, चलो। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो अपन देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसा बनता है। सो अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस है, उसको वाटर में बबल किया गया, मतलब वाटर में सॉल्युबल किया गया।
बोलता क्या है, कितना मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो डिसॉल्व होगा 1 लीटर पानी में इन 1 लीटर वाटर। अच्छा 1 लीटर वाटर दे दिया, यहाँ से क्या क्या सोचना आपने, देखो सोचो एकदम, ये लॉजिक लगाओ। पहली चीज, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, सॉल्यूट नाइट्रोजन, सॉल्वेंट कौन है अपने पास यहाँ पे, H2O। ये क्लियर हो गया। चलो अपने को हेनरी लॉ जब लगाना है तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रेशर, हमको चाहिए हेनरी कांस्टेंट केएच। केएच का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको देगा केएच, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जिस जो भी चीज अपने मिला रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन। डन है। अच्छा मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये चीज हुआ। ठीक है, चलो तो मैं इसको थोड़ा सा और भी ऐसे लिख लूँ कि KH इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, यही होने वाला है। अपने को सॉल्यूट पता, सॉल्वेंट पता। सॉल्यूट का पूछा है कि कितना मोल डिसॉल्व होगा, मतलब सॉल्यूट का मोल्स ही निकालना है, मतलब ये चीज हमको निकालनी है। ठीक है, सॉल्वेंट का दिया है 1 लीटर। एक बात बताओ, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, क्या वाटर का वॉल्यूम पता तो वाटर का मास नहीं बता सकते कितना होगा? 1 लीटर पानी का मास कितना होगा, जल्दी से बताओ तो मेरे को। 1 लीटर पानी का मास कितना होगा, जल्दी बताओ मेरे को, मैसेज करो फटाफट से कि 1 लीटर वाटर है तो मास कितना होगा। 1 लीटर पानी का मास कितना होगा? अनुष्का क्या बोल रही है बाबू, 18 ग्राम तो 1 मोल का होता है, 1 लीटर का कितना होगा, 1 लीटर पानी का मास? यार ये याद रखो, इतना याद रखना होता है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, आइडियली हम वाटर की डेंसिटी क्या मानते हैं, चलो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान दो। सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है ये होता है 1 kg पर लीटर, ये इसकी डेंसिटी होती है, 1 किलो पर लीटर। दिव्यांशु वो 1 लीटर में मोल्स हो गया 15.5, ठीक है, जरूरत पड़ेगा। चलो डेंसिटी होता है 1 kg पर लीटर। अच्छा डेंसिटी बराबर होता क्या है, तो मास बाई वॉल्यूम होता है। चलो भैया अपने को मास चाहिए, वॉल्यूम कितना दिया, 1 लीटर चाहिए, पुट करो इसमें। सो ये वन मल्टीप्लाई हो गया इधर जाके, तो मास भी कितना आ गया 1 kg। किसी को इसमें तकलीफ है तो जल्दी बताओ, तो 1 kg कैसे आया, समझ में नहीं आया? कोई ऐसा, आर्यन क्लियर है ये 1 kg कैसे आया? डन है, चलो ठीक है, ओके। सो हमको ये पता चल गया कि वाटर का मास कितना है। चलो भैया वाटर का मास कितना है पता चल गया, दैट इज 1 kg। अच्छा 1 kg मास है तो हमको ये भी पता चल गया ग्राम में कितना है, 1000 ग्राम पता है। अच्छा 1000 ग्राम पता चल गया तो इसके मोल्स भी पता चल गया कि इसका मोल्स कितना होगा। मोल्स कितना हो जाएगा भैया वाटर का, हमको चाहिए ना यहाँ पे मोल्स, हमको यहाँ चाहिए ना इसके मोल्स, बिना मोल्स के तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे। सो भैया इसके मोल्स हो जाएंगे 1000 भागा मोलर मास 18, तो ये आ जाएगा 55.5। मतलब वाटर के मोल्स पता, सॉल्वेंट का मोल पता, एक काम खत्म है। आगे बढ़ते हैं। एज्यूम करो कि N2 एक्सर्ट करता है पार्शियल प्रेशर 0.987, मतलब हमको प्रेशर भी पता, हमको मोल निकाल चुके यहाँ से, हमको प्रेशर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। हेनरी बोलता क्या है, गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 इज 76.48 किलो बार, मतलब हमको हेनरी कांस्टेंट भी पता है केज, ये किलो बार में, तो हमको इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बार में। बार में हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना शुरू करो। चलो तो वैल्यू पर पुट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो प्रेशर हमको कितना दिया है, देखो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे प्रेशर हमको दिया 0.987, तो बस प्रेशर की जगह पे 0.987 पुट कर लिया। केएच की वैल्यू कितनी दी है 76.48, तो 76.48, लेकिन ये किलो बार में है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो बार में आएगा, हो गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमको नहीं पता, वही निकालना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मोल्स ऑफ सॉल्यूट छोड़ दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मोल्स ऑफ सॉल्यूट छोड़ दिया, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है भैया 55.5। सो अपने पास ये कहानी हो गई हेनरी लॉ पे एक इक्वेशन की। अब इक्वेशन बना लिए, इसको फटाक से सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास NS की वैल्यू आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन बनेगा, इस लीनियर इक्वेशन में NS की वैल्यू निकाल लो। थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, बट इग्नोर नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है।
सो यहाँ से NS की वैल्यू निकालो, फटाफट से मुझे बताओ NS की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी सॉल्व करो, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटली मैं लिख ही देता हूँ। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 × 10⁻⁻⁴, लगभग लगभग इतना ही आएगा, 7 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। सो ये आ गया मोल्स अपने पास। मिली मोल कितना आएगा, मिली मोल कितना आएगा, सो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये 1000 से जैसे मल्टीप्लाई होगा, सो अपने पास क्या होता है, मिली मोल का फॉर्मूला मोल इंटू 1000, ठीक है। सो ये अपने पास हो गया 7 × 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 1000, सो ये लगभग आ गया 0.7, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो गया 0.7, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कितना मिली मोल है। फटाफट से छापो, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, ऊपर ही जगह था बट ठीक है, छापो, और किसी को दिक्कत है तो पूछो कि भैया हमको कोई चीज समझ नहीं आई, जादू हो गया। किसी को कोई चीज अगर समझ नहीं आई तो फटाफट से पूछ लो। इसके मोल्स लिखूंगा N2, नहीं पता हमको, यही निकालना था। डन है दिव्यांशु, दिव्यांशु कहाँ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये अपने पास कहानी हो गई हेनरी लॉ की। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है आपको हेनरी लॉ सीधे पूछे, लॉ याद रखो, सॉल्व करने का तरीका ही बता दिया कि आप कैसे सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं इसके एप्लीकेशन पे, भैया हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है। सो देखो इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। सबसे पहला तो एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में। जब भी कभी मान लो कोका कोला, एक सेकंड मुझे यार, इसको मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ, शेयर कर रहा हूँ। सबसे जबरदस्त इसका जो यूज है वो है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में कैसे, तो जितना भी ये स्प्राइट, माजा, पेप्सी, मतलब खास करके ये जो एरेटेड होते हैं, ठीक है। ये जितने भी अपने पास जितने ऐसे कोल्ड ड्रिंक है जिसको हम ड्रिंक करते हैं तो हमें ऐसे जलन टाइप की फील होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिलाया जाता है, वो सारे जो बनते हैं वो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के बाद ही बन पाते हैं। तो उसमें हेनरी लॉ का एप्लीकेशन होता है। कैसे होता है, देखो होता कैसे है। सो वाटर लेते हैं और वाटर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई प्रेशर से डालते हैं। जब वो हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाके सॉल्युबल हो जाता है। और हमें जलन क्यों फील होती है, इसलिए जलन फील होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो वो वाटर के साथ जब मिक्स होता है सो वो एक एसिड फॉर्म कर लेता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और वो कार्बोनिक एसिड जो, उसके वजह से हमको गले में जलन जैसी हल्की हल्की सी फीलिंग होती है, ठीक है। चलो, सो इसका कहाँ का एप्लीकेशन है, सो भैया सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन, जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, जो समंदर के अंदर जाते हैं, ठीक है, जो वहां पे डाइविंग करते हैं, उन लोगों में भी इसका बहुत जबरदस्त का यूज किया जाता है। उसमें भी कैसे, स्कूबा डाइवर कैसे यूज करते हैं। सो स्कूबा डाइवर के साथ होता क्या है कि जब वो पानी के अंदर बहुत जाते हैं तो वहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो जो गैस होगा वो हमारे ब्लड में सॉल्युबल भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमको पता है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हमको दिया हुआ था, ठीक है। हेनरी लॉ यही था। सो चूंकि प्रेशर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी जब ज्यादा होगी तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे होता ये है
कि वहां पे बहुत सारे ऐसे भी गैसेज हैं जो हमारे ब्लड में सॉल्युबल हो जाते हैं, जिससे हमें समस्या हो सकती है। ठीक है, खास करके नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर हमारे ब्लड में वो ज्यादा सॉल्युबल हो गया, सो जैसे ही सॉल्युबल हो गया तब तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सरफेस पे आए तो वहां पे प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है जितना पानी के अंदर था। तो नाइट्रोजन क्या करता है ना कि बबल्स बना के बाहर निकलने लगता है ब्लड में से, और जब बबल्स बना के बाहर निकलता है तो उसके वजह से मतलब वहां बहुत भयानक सा पेन हो सकता है, और इवन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो ब्लड स्ट्रीम है उसको रोक देता है, उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। तो इसलिए नाइट्रोजन काफी डेंजरस बन जाता है। तो स्कूबा डाइवर करते क्या है, वो उसमें क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन मास्क लगा के जाते हैं उसमें क्या करते हैं, जो गैस होता है ना उसमें थोड़ा सा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैस नहीं डाल के लेके जाते, उसमें करते क्या है कि उसके कॉन्सेंट्रेशन को बदल देते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग अलग तरह के हीलियम और इस तरह के गैसेज डाल दिए जाते हैं, ताकि अगर वो सॉल्युबल हो भी जाए हमारे ब्लड स्ट्रीम में तो उसको उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि उसको निकालना आसान है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कंडीशन को बेंड्स बोलते हैं। ठीक है, सो जब ऐसे कंडीशन आता है कि जब नाइट्रोजन वहां पे बबल बना के आ जाता है तो जो पेन होता है, सो उस कंडीशन को बेंड्स बोला जाता है। ठीक है, सो मैं लिखवा दे रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, उसका ध्यान दो। स्कूबा डाइवर्स यूज different ratios of gases as to avoid painful condition created by nitrogen called bends due to high pressure inside water. Due to high pressure inside water. ठीक है, चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। होता क्या है कि जब समंदर के अंदर जब वो डाइविंग करते हैं तो डाइविंग करते वक्त होता ये है कि जो ऑक्सीजन अगर जो जो भी वो मतलब गैस लेके गए हैं, अगर उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहा तो वो होगा क्या कि ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब उस सॉल्युबिलिटी की वजह से होता क्या है, नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी वहाँ पे हो गई है ब्लड के अंदर में, तो सॉल्युबिलिटी से होता क्या है कि जब वो बाहर आते हैं सो वहाँ पे नाइट्रोजन जो सॉल्युबल था वो बाहर निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर में इतना प्रेशर नहीं है जितना अंदर में था। अब अंदर में चूंकि हाई प्रेशर था तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, बाहर में प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है, तो बिल्कुल बाहर निकलने लगेगा। वैसे ही जैसे जैसे हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं ना तो वहां से फिज बाहर निकलने लगता है। जब उसको बनाया गया तब नहीं निकला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा था उस टाइम, लेकिन जब हम खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो वो फिज बन के बाहर निकलता है, वो गैस बाहर निकलने लगती है। ठीक है, अब वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलते वक्त होता क्या है कि वो ब्लड वेसल से तो बाहर कैसे ही निकले, तो वहां पे पॉसिबल है कि वो क्या करे ना कि मतलब गैस का जो है ना वो ब्लॉकेज क्रिएट करते, मतलब बबल बन जाए गैस का ब्लड के अंदर में, और वो बबल जो है वो ब्लॉकेज क्रिएट करते। देखे होगे कोल्ड ड्रिंक में भी छोटा छोटा बबल बनता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो वो ब्लड के अंदर में भी बबल बन जाए और उसको क्या करे, छोटे छोटे वहां तो क्या है, छोटे छोटे ब्लड स्ट्रीम्स है, तो उनको जाकर वो ब्लॉक कर दे, और अगर उनको ब्लॉक कर दिया तो समस्याएं बढ़ सकती हैं, और अगर ब्लॉकेज ज्यादा हो गया तो इवन डेथ भी हो सकता है। और ये जो ब्लॉकेज हो जाता है इस मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स। ठीक है, ब्लॉक होना मतलब ब्लॉक होने की वजह से पेन होने लगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। चलेगा? ठीक है, एक और इसका एप्लीकेशन है बहुत तगड़ा सा, वो एप्लीकेशन है जब हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं उनके लिए। अब चूंकि हाई एल्टीट्यूड पे होता क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर बहुत कम होता है गैस का, हमें पता है कि भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना नहीं है, प्रेशर कम है तो वहां पे सॉल्युबिलिटी जो गैस की होगी वो भी कम होगी। अच्छा, कम होने से नुकसान क्या है,
ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो चीज भी खतरनाक है, और उस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है। सो हाई एल्टीट्यूड पे लो प्रेशर की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की घट जाती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है। सो लिख लेते हैं, ऑन हाई एल्टीट्यूड्स ड्यू टू लो atmospheric pressure solubility of oxygen decreases which creates medical condition called anoxia condition। छापो फटाफट से इसको। ठीक है। और किसी को तकलीफ है, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लो, और फटाफट छापो। जिसको समझ आ गया, डन है, फटाफट से इसको छाप लीजिए। इसके एप्लीकेशन को बॉडी से रिलेट करके क्यों पढ़ रहा है बेटा? आपने को मतलब सिलेबस में इसलिए पढ़ रहा है, और हम डेली लाइफ से जो हमने कोई लॉ पढ़ा, अगर हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे डेली लाइफ में तो उसका मजा क्या है? सो जो चीज हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेबल है उस चीज को हम डेफिनेटली उससे पढ़ते हैं, ताकि हमको चीजें याद रहें, ध्यान रहें, हमको पता चले कि हाँ ये काम की चीज है, बिना काम की चीज नहीं है, ऐसे फर्जी नहीं है। सॉल्युबिलिटी वगैरह तो काम हम देखते हैं ना डेली लाइफ में, इसलिए हम इसको रिलेट करके पढ़ते हैं। इसका एक और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में मिलना, जो ऑक्सीजन ब्लड में जाता है वो भी सेम हेनरी लॉ का ही देना है। देखे भी होगा, ऐसा होता है कभी कभी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए तो सांस लेने में थोड़ा तकलीफ सा होता है, ऐसा लगता है कि सांस थोड़ा खींच रहे हैं, जोर से सांस ले रहे हैं तब जाके मतलब सेटिस्फैक्शन हो रहा है। वहां भी रीजन ऐसा ही होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो एयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो घट जाता है, वो घट जाता है। सेम कहानी, सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की घट जाती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, समस्या बढ़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक हो जाता है ऑक्सीजन से, उसका भी रीजन यहीं से आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो केएच होता है वो केएच कम होता है और ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड का चूंकि केएच कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर दोनों हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं होता उसके कंपैरिजन में। करो। जस्ट डन है, छाप लिए? चलो ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है। दैट इज कि भैया हमारे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे। देखो टेम्परेचर का बहुत सिंपल सा फर्क है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं लिख रहा हूँ solubility of gas is inversely proportional to temperature। ठीक है।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, चलो अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है। अब ठंडी के दिनों में मछलियां पार्टी अच्छे से करेंगी, गर्मी के दिनों में मछलियों का पार्टी हो रहा है, हमारा पार्टी नहीं हो रहा है। सर ठंडी के दिन में। क्या है भाई? सर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा गर्मी के दिन में, तो ऑक्सीजन का जो सोल्यूबिलिटी होगा वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा तो मतलब उनकी खुशियां कम हो जाएगी। ठीक है, चलो वेरी गुड आर्यन। तो आर्यन कह रहा है कि ठंडी के दिनों में मछलियों का पार्टी चलता है, गर्मी के दिनों में नहीं चलता। सही बात है बिल्कुल। ठंडी के दिनों में क्या होता है कि जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स और खास करके मछलियां जो जमीन जो पानी के अंदर ही रहती हैं, वहीं से उनका सांस लेना होता है। ठीक है, सो उनके लिए ठंडी के दिन जो होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू समर डेज। रीजन सिंपल सा है कि ठंडी के दिनों में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी पानी में होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर से इन्वर्स है, टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो भैया वो हंसी खुशी रहेंगी। गर्मी के दिनों में सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, वो दुखी हो जाती है। इसका एक और भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। अच्छा चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई और मुझे एग्जांपल देना चाहेगा? कोई और एग्जांपल कि भैया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्स चलता है। चलो मैं एक एग्जांपल और भी देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक, अगर गरम गरम कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को खोल दो, देखो उसमें से CO2 कैसे थर्रले से बाहर निकलता है, कैसे फिज बाहर निकलता है। उसको तुम चिल करके खोलो, ठंडा करके खोलो, बहुत कम फिज निकलेगा इन कंपैरिजन टू गरम वाला। क्यों? क्योंकि भैया ठंडा था तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन गर्म हो गया, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, वो फटाक से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो सो एग्जांपल के तौर पे O2 in water is maximum in winters। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है अपने पास? CO2 in in cold drink is maximum in chilled condition। ठीक है, तो इसलिए सब सिर्फ नहीं ठंडा करके पिया जाता है कि भैया ठंडा गर्मी के दिन है तो ठंडा करके पी रहे हैं कि मन को बहुत अच्छा लगे, मन को बहुत शांति हो। नहीं भैया, अगर ठंडा तुम नहीं करोगे तो उसमें से जो एक्चुअल चीजें जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें है, उसका मोटिव ही फेल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ही बहुत कम हो जाएगा गर्म पियोगे, इसलिए मजा नहीं आएगा। सर इसको एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं? एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन से कैसे बोलो? हाँ कह सकते हो, क्यों? कह सकते हो, वो भी कह सकते हो। मतलब हाई टेम्परेचर है तो सॉल्युबिलिटी कम, ऐसा कहना चाहते हो? यस सर। ठीक है, लेकिन बात क्या है ना कि टेम्परेचर के लिए गैस में हमेशा ये वैलिड है, तो एक्सो एंडो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। मतलब सारे गैसेस सब में एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। हाँ कह सकते हो, सारे गैसेस एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, ये एंड नहीं एंडोथर्मिक ना, एक्सोथर्मिक कहाँ पे? ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, एक्सोथर्मिक, माय बैड, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ठीक है। ठीक है, करो फटाफट से। छाप लिए? एक मिनट। छाप।
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो वेपर प्रेशर को समझते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि अगर आपने कोई लिक्विड लिया है, ठीक है, और लिक्विड को क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया है, उसके मतलब ऐसे बोलो तो उसके लीड को बंद कर दिया या उसके कैप को बंद कर दिया। अब हमको एक चीज तो पता है कि भैया इक्विलिब्रियम पढ़े तो हमको एक चीज पता है कि जो लिक्विड होगा, ये लिक्विड क्या करेगा, वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होते रहता है, और गैस भी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। हमको पता है यहाँ फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, लिक्विड गैस में और गैस लिक्विड में, ये चलते रहता है। एक कंडीशन ऐसा आएगा जिस कंडीशन में जिस स्पीड से गैस, जिस स्पीड से लिक्विड गैस में जा रहा है उसी स्पीड से गैस लिक्विड में आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया कि जिस स्पीड से अपने पास लिक्विड जो वो गैस में जा रहा है, मतलब वेपर बन रहा है, उसी स्पीड से अपने पास वेपर भी जो है वो लिक्विड बन रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता क्या है कि हमको पता है कि भैया ये जो गैस है, चूंकि ये गैस है जो लिक्विड सरफेस के ऊपर में है, ये गैस है, तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा। इस गैस है तो ये गैस का कुछ ना कुछ तो प्रेशर होता ही है। सो इस गैस का जो प्रेशर होता है, जो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर लगा रहा होता है, कब? जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तब, उससे पहले नहीं। इक्विलिब्रियम आ चुका है मतलब लिक्विड जिस स्पीड से गैस बन रहा है उसी स्पीड से गैस भी लिक्विड बन रहा है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो गैस जो प्रेशर लगाता है लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया ये गैस कोई और गैस नहीं है, ये इसी लिक्विड का गैस है, इसी लिक्विड का वेपर फेज है जो हमने लिया था। तो इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज नोन एज, दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो हम फटाफट देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या चीज है। तो वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड स्टेट। इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस एस्केप इनटू द गैस फेज। हमको पता है कि भैया लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो गैस में जाता है, और गैस पार्टिकल जो है वो क्रिएट करता है प्रेशर अबव द लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर। जब डब्बा बंद है तो गैस के पार्टिकल जो है वो प्रेशर क्रिएट करेंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर में, वहां पे टकराएंगे तो, और उसी प्रेशर को हमने बोला वेपर प्रेशर। अब कोई ये बोल सकता है कि क्या ये वेपर प्रेशर सिर्फ सरफेस पे होगा, वही होगा, इधर साइड वॉल पे होगा तो उसको नहीं बोल सकते? बोल सकते हो, सारा प्रेशर जो होगा सेम ही होगा, क्योंकि हमको पता है कि भैया प्रेशर जो होता है वो अगर किसी डब्बे में शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो कोई वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, तो आप प्रेशर जो होता है वो सारे जगह क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो वॉल पे बोलो तो भी चलेगा, लिक्विड सरफेस पे बोलो तो भी चलेगा, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिक्विड सरफेस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फटाफट से छापो, ये डायग्राम बना लेना, किसी को समस्या हो तो पूछ लेना कि वेपर प्रेशर हमको समझ में नहीं आया। हाँ जी अंशु, फिर से मैं समझा रहा हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो वेपर है, जो गैस वहां प्रेजेंट है लिक्विड के ऊपर में, उसका जो प्रेशर अप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। चल करो फटाफट से। कोई और है जिसको समझ नहीं आया? कोई और जिसको लगता है कि भैया जादू हो गया अभी भी? ठीक है, लिक्विड के प्रेशर का कोई नाम नहीं होता यहाँ पे। लिक्विड के प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है अनुष्का। लिक्विड का कोई भी प्रेशर हो, उससे हमको कोई लेना देना होता ही नहीं। बस लिक्विड का प्रेशर आपको एक जगह पढ़ना होता है, जब आप फ्लूइड पढ़ते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में लिक्विड का प्रेशर का कोई रोल नहीं है कहीं भी। लिक्विड क्या है, कितना प्रेशर लगा रहा है, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। चलो सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज, छाप लिया सबने कि भैया अपने को तो ये पता चल गया कि ठीक है लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं, लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं, ठीक है। अब अपने को ये पता चल गया कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज आने वाला।
तो देखो हमें दो केसेस मेन पढ़ने होते हैं। दो केसेस मेन कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। सो हमें दो केसेस मेन पढ़ने हैं कि जब लिक्विड लिक्विड में सॉल्युबल हुआ और सॉलिड लिक्विड में सॉल्युबल हुआ तो वेपर प्रेशर की कहानी कैसी चली। सो दो केसेस हमको ही पढ़ने हैं बस, कि लिक्विड लिक्विड जब सॉल्युबल हो तो वेपर प्रेशर कैसे चलेगा और सॉलिड लिक्विड में सॉल्युबल हो तो वेपर प्रेशर कैसे चलेगा, ठीक है। सो हमको दो केस पढ़ना है। ठीक है, इस ऑफ को हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, जो हमको केस पढ़ने हैं तो केसेस ऑफ सॉल्यूशंस टू बी स्टडीड, जो जिन केसेस को हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन सा है, तो लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। किसके रिगार्डिंग, वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग, कि इनका वेपर प्रेशर कैसे चलता है। चलो, सो वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस बात पे आते हैं कि भैया वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है। ध्यान दो, एक लॉ है जिसको बोलते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ कहता है कि भैया अगर वोलेटाइल लिक्विड है सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका, बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। समझ में कुछ नहीं आया क्या कह रहा है, ठीक है। चलो, तो इसको जरा सा हम विस्तृत करके समझने के प्रयास करते हैं कि ये क्या कह रहा है। मान लो मेरे पास क्या हुआ, दो केस हमने को पढ़ना था, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो इन दोनों में ये एप्लीकेबल होता है। क्या कहता है, मान लो कि हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया। किसका सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, हमको मतलब एक सॉल्यूशन बनाया था, मान लो कोई मेडिसिन ले लिया या चलो अल्कोहल ही ले लिया, अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। चलो, सो अल्कोहल और वाटर का मान लो सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है। कुछ ऐसी कहानी है कि एक सॉल्यूशन बनाया गया अल्कोहल और वाटर का, ठीक है। सो ऐसे समझो कि जो रेड वाले कंपोनेंट थे ये अल्कोहल के थे और ये ग्रीन वाले जो है ये वाटर के कंपोनेंट है, इन दोनों को मिला दिया गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। नाम दे देते हैं भाई, सो ग्रीन वाला इज ध्यान से देखना इस पूरे कहानी को, ए इज अल्कोहल, सॉरी वाटर, ठीक है, और बी वाला है अल्कोहल। अब अल्कोहल से तो याद रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। और किसी चीज से याद रहता है या ना रहता है। इसका एक मिक्सचर बना लिया और इसके ऊपर में कैप लगा दिया, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब जो भी जिसको गैस जितना बनना था वो बन के अपना सेटल हो जाएगा। अब पूछता क्या है कि बताओ ये जो गैस यहाँ पे आया होगा, उस गैस की कहानी कैसी रही होगी, उसका प्रेशर कितना रहा होगा, क्या रहा होगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें हमको बताता है रॉल्स लॉ। तो चलो मुझे ये बताओ कि जो ऊपर में जो खाली जगह इसमें किसका वेपर आएगा, अल्कोहल का आएगा, वाटर का आएगा कि दोनों का आएगा, मुझे फटाफट से मैसेज करो, अल्कोहल का आएगा, वाटर का आएगा कि दोनों का आएगा, जल्दी बताओ। ये जो ऊपर में जगह है, ये खाली जगह, इसमें किसका वेपर आएगा, अल्कोहल, वाटर या दोनों? दोनों आएगा, हमको पता है दोनों लिक्विड है, दोनों आएगा, ठीक है। अब कोई बोल सकता है आपको तो इसे पता, तो देखो यहाँ एक वर्ड यूज किया गया वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड जो वेपर बन सकता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल। मोटे तौर पे मानो जितने लिक्विड आप जानते हो सारे वोलेटाइल होते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं बट वोलेटाइल होते हैं अपने थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए, ठीक है। सो वोलेटाइल है मतलब वो क्या होगा, गैस में तो जाएगा ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, अनिमेश बोला अल्कोहल का ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा अनिमेश, मैं मान गया। चलो, सो यहाँ पे ऐसा कहा नहीं होगा कि चलो ये कुछ अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे होंगे गैसियस फेज में। दूसरा, ये कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो गैसियस फेज में होंगे, दोनों होंगे, ठीक है। अब बोलता क्या है कि भैया अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो दोनों अपना अपना प्रेशर लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि भैया
मतलब एक ही प्रेशर लगाएगा और एक बोलेगा कि नहीं हम शरीफ हम नहीं प्रेशर लगाएंगे। भैया तो दोनों गैसियस फेज में तो दोनों अपना अपना प्रेशर लगाएगा, ये अल्कोहल भी अपने लगाएगा और यहाँ पे अपने पास वाटर जो है वाटर भी लगाएगा, दोनों अपना अपना प्रेशर लगाएगा। तो क्या कहता है रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ कहता है कि ये जो प्रेशर लगेगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान दो, प्रेशर ऑफ, मान लो अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, सो प्रेशर ऑफ अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर में जो मोल फ्रैक्शन होगा अल्कोहल के उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर में मोल फ्रैक्शन क्या है, तो उसके लिए मान लो हम लिख लेते हैं दैट इज एक्स, मोल फ्रैक्शन के लिए एक्स यूज करते हैं। सो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पी ऑफ एल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल इन सॉल्यूशन के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स ऑफ एल्कोहल। डन है, ठीक है, एक्स ऑफ एल्कोहल। उसी तरीके से सेम इसी तरीके से बोला कि बताओ कि वाटर का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, वाटर के जो वेपर्स होंगे उनका प्रेशर कितना होगा। सेम कहानी, हम बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ वाटर जो होगा, वाटर वेपर जो होगा, इसका प्रेशर कितना होगा। तो भैया हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मुझे ये बताओ कि वाटर का मोल फ्रैक्शन कहाँ है, गैस में या सॉल्यूशन में, मुझे जल्दी से बताओ कहाँ पे, किससे प्रोपोर्शनल होगा, वाटर वेपर, वाटर जो है मोल फ्रैक्शन का, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो कहाँ का, गैसियस फेज में या सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में, उससे प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। डन है, हमको गैस में क्या मोल फ्रैक्शन हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है सॉल्यूशन में क्या मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो अब फटाफट से ये कहानी हो गई, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ये, सो पी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ वाटर, और एक्स ऑफ वाटर कहाँ का है, सॉल्यूशन के अंदर, ना कि गैस के अंदर, बार बार बोल रहा हूँ। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है और जिसको बोलते हैं पी नॉट। ठीक है, सो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। सो पी ऑफ एल्कोहल जो होगा, सिर्फ प्रेशर ऑफ एल्कोहल कितना होगा, सो हम इसको बोल सकते हैं पी नॉट ऑफ एल्कोहल, ये एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ एल्कोहल। अब कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और इसके लिए बोलेंगे पी ऑफ वाटर, चलो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, वाटर वेपर, पी ऑफ वाटर वेपर इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ वाटर वेपर मल्टीप्लाइड बाय, तो मल्टीप्लाइड को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ एक पॉइंट लगा देता हूँ, एक्स ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, सो एल्कोहल के वजह से प्रेशर पता चल गया, वाटर वेपर की वजह से प्रेशर पता चल गया, टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर पूरा का पूरा जो वेपर है वो कितना प्रेशर लगाएगा, तो मुझे फटाफट से बता दो कि पी टोटल मैं कितना लिख लूं, टोटल प्रेशर कितना लिखूं, मैं क्या करूं, दोनों का ऐड कर दूं, टोटल प्रेशर कितना होगा भैया, तो दोनों का एडिशन, एल्कोहल का वेपर लगाया, वाटर का वेपर लगाया, दोनों ने मिलकर जितना लगाया वो टोटल प्रेशर कहलाया जो सरफेस के ऊपर लगा। तो पी टोटल, जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, तो हम बोल सकते हैं पी नॉट ऑफ एल्कोहल इनटू एक्स ऑफ एल्कोहल प्लस पी नॉट ऑफ वाटर वेपर इनटू एक्स ऑफ वाटर वेपर। किसी को इस पूरे कहानी में तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया हमको ये लिखने नहीं आया, हमको ये समझ में नहीं आया, कोई ऐसा जिसको इसमें तकलीफ है। डन है, चलेगा। सर पी नॉट क्या है, बता रहा हूँ, एक कांस्टेंट है पी नॉट। ठीक है, चलो पी नॉट क्या चीज है उसके बारे में बता रहा हूँ, पर यहां तक में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा अब एक बात बताओ, हमने कल ही पढ़ा था कि अगर दो चीजों को मिलाएं, बाइनरी सॉल्यूशन है, सो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। डन है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं साइड में ऐसे लिखना चाहूं कि सिंस x ऑफ एल्कोहल प्लस x ऑफ वाटर ये 1 होता है, सो मैं यहाँ से x ऑफ एल्कोहल इक्वल्स टू 1 माइनस x ऑफ वाटर लिखना चाहता हूँ, तो कोई रोना गाना मचाएगा मेरे सामने कि बोले कि नहीं भैया हम तो नहीं लिखने देंगे, हम नहीं मानेंगे इस चीज को, कोई ऐसा कहना चाहेगा? नहीं, हमको पता है कि भैया वाटर के हमने जो सॉल्यूशन बनाया है
उसके अंदर में क्या है, वाटर भी है, अल्कोहल भी है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। ठीक है, चलो बस अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे पी टोटल मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए प्लस पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ था मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो लिखा हुआ था, इसके जगह पे मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की जगह क्या लिख लूँ, चाहिए सॉरी ये एक्से को सब्स्टिट्यूट करना है ना, एक सेकंड ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, एक्से को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सो हम चाहें तो यहाँ एक्से की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स डब्ल्यू, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस पी नॉट ऑफ वाटर इनटू एक्स ऑफ वाटर। डन है। अब यहाँ से देखो इसको और भी थोड़ा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। सो हमको दिख रहा है कि एक्स डब्ल्यू यहाँ भी, एक्स डब्ल्यू यहाँ भी, सो हम टोटल प्रेशर इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं पी नॉट ए प्लस एक्स ए को कॉमन ले लिया, और देखो ये पी नॉट ए के साथ माइनस आएगा और पी नॉट डब्ल्यू के साथ प्लस आएगा। सो हम लिख सकते हैं पी नॉट डब्ल्यू माइनस पी नॉट ए। कुछ नहीं किया, इसको ब्रेक कर लिया और फिर एक्स डब्ल्यू दोनों में कॉमन था उसको लिख लिया। ठीक है, सो यहाँ से अपने पास एक और इक्वेशन बन के चली आई, दोनों का मतलब सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास एक फायदा क्या हो गया कि पी नॉट अगर हमको दोनों का पता है और मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक का भी पता है, एक्स ए का भी पता है, तो हम बता सकते हैं कि टोटल प्रेशर कितना होगा। इसी तरह एक्स बी के लिए भी लिख सकते हो। एक्स बी के लिए क्या फर्क पड़ जाएगा, तो देखो एक्स बी के लिए क्या फर्क पड़ेगा, पी टी इक्वल्स टू, अगर एक्स बी मतलब वाटर के लिए अगर लिखते तो क्या फर्क पड़ता, तो ये कुछ ऐसा हो जाता, पी नॉट ऑफ वाटर प्लस एक्स ऑफ वाटर अंदर में पी नॉट ऑफ एल्कोहल माइनस पी नॉट ऑफ वाटर, ये बन जाता। तुम चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। सो ये अपने पास मैथमेटिकल फॉर्मूला बन के आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास ये है, फिर ये दोनों इसके एप्लीकेशंस हैं, मतलब इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बात आती है कि भैया यहाँ पी नॉट जो यूज किया वो पी नॉट क्या है। सो मैं पी नॉट के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ कि पी नॉट क्या चीज होती है। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान देना। पी नॉट का मतलब होता है, पी नॉट का मतलब होता है, जैसे पी नॉट ऑफ मान लो यहाँ वाटर लिखा या ए लिखा, सो इसका मतलब हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एल्कोहल। ठीक है, जब प्योर एल्कोहल होगा उसका जो वेपर प्रेशर होता है, मतलब मिक्सचर का नहीं, प्योर कहीं एल्कोहल ले लिया, उसका जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज नोन एज पी नॉट। ठीक है, पी नॉट बी का मतलब क्या हुआ, सो पी नॉट बी का मतलब अपने पास हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, कोई भी बी चीज ले लिया, या अगर डब्ल्यू होता तो वाटर बोलते तो वाटर के लिए लेते हैं। ठीक है, सो ये अपने पास पूरे तरीके से एक डेरिवेशन आ चुका है। अब इस फॉर्मूले को मैं चाहता हूं कि यार ये अल्कोहल वाटर में ही एप्लीकेबल नहीं हो, ये दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल हो, हर सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल हो। तो किसी जनरल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख लूंगा, तो इस फॉर्मूले को मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख लूंगा, कोई भी जनरल हो सकता है, अल्कोहल नहीं हो सकता कोई और हो, लिखने का मैं टाइम दूंगा। ठीक है, so for general binary solution, for general binary solution of a and b, of a and b, अब हमको a b जैसे पहले अल्कोहल था और वाटर था, अब की बार अल्कोहल वाटर नहीं है, अब की बार a कोई चीज, कोई भी चीज हो सकता है, b कोई भी चीज हो सकता है। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये मेन फॉर्मूला है। अब इसमें आपको मन करे तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो, एक्स ए और एक्स बी की जगह पे किसी को सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका काम बन जाएगा। नहीं भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इसको ध्यान रखो, कम से कम ये फॉर्मूला तो रटा हुआ होना चाहिए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। और एक चीज और भी है कि एक्स ए और एक्स बी का जो सम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, पी नॉट का मतलब यहाँ क्या होगा, सो पी नॉट का मतलब होगा वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट, और यहाँ पे x का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के अंदर में जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज x है। तो फटाफट से इसको छापो, ये अल्कोहल के लिए बता दिया पूरी कहानी,
ठीक है, अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर के लिए, और वो जनरल केस में बता दिया कि अल्कोहल वाटर के अलावा कुछ भी ले लोगे तो कर सकते हो। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन दिखा देता हूँ, इसको छापो, फिर साइड में करूंगा तो नीचे वाला छापूंगा। शुरू हो जाओ, लंबा चौड़ा है, छापने में टाइम लगेगा, आराम से छापो, ऑफिस पे क्वेश्चंस करेंगे, छापो पहले। इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, बस देखने में ये लग रहा है कि बहुत भारी भरकम सा है, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो लगेगा कि बहुत बकवास था। ये छाप लेना तो बोलना, मैं साइड कर दूंगा। और डायग्राम ही बना ले। हाँ आर्यन, फिगर बनाना है बेटा, फिगर बनाना है बिल्कुल, और ये लिखना साइड में, ए इज वाटर, बी इज अल्कोहल। बिल्कुल फिगर बनाना है। चलो नीचे कर रहा हूँ, नीचे का छापो। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जितने भी सब्स्टिट्यूशंस किए गए हैं सारे सब्स्टिट्यूशंस। अगर नॉन वोलेटाइल को मिक्स, बेटा अगर नॉन वोलेटाइल को मिक्स कर दिया तो सेकंड केस बन गया सॉलिड वाला, बात करेंगे उस पर। दो वोलेटाइल था, मतलब दो लिक्विड था, एक सॉलिड हो गया तो सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल, तो दूसरा वाला केस बन गया, उस पर बात करना बाकी है, बट वो और भी आसान है, मतलब इसी में एक बस छोटा सा चेंज करना है, सेम ही होगा, बस एक छोटा सा चेंज होगा। सॉलिड का खुद का कोई प्योर वेपर प्रेशर नहीं होता, वो सॉलिड को रख दोगे तो क्या कोई वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, नहीं, तो उसका पी नॉट जीरो होता है, बस उसका पी नॉट जीरो डाल दो, सेम फॉर्मूला लगा लो। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ लग रहा है यार? ओ सॉरी 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 सॉरी,
ठीक है, सॉरी ये एच डब्ल्यू के साथ था, ठीक है सॉरी, थैंक यू अनिमेश। ये एच डब्ल्यू लिए थे ना, तो एक्स डब्ल्यू के साथ ये होगा और ये हो जाएगा एक्स ए के साथ, ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस ऊपर वाला याद रखो, सब्स्टिट्यूशन तो कर सकते हो खुद से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन है। ठीक है, सर बोलिए बाबू। क्या पी नॉट ए क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर अल्कोहल यानी इनवर्स हो जाएगा? यूनिवर्स मतलब नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको लिख के देगा, मैं क्वेश्चन एक दूंगा समझ में आ जाएगा ये कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, परेशान नहीं होगी। प्योर अल्कोहल, जैसे मान लेना कि एक बॉटल ले लिया, एक बॉटल ले लिया, उसमें अल्कोहल डाला, मिक्स नहीं किया उसको किसी के साथ, अल्कोहल डाला, डब्बा बंद कर दिया, सो जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल। समझी क्या चीज है? सर मतलब प्योर क्या बोले हैं? बोलो। अच्छा चल, प्योर वाटर का मैं समझाता हूँ, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ। इस बॉटल में पानी है, प्योर वाटर है, इसमें अल्कोहल नहीं मिक्स है, ठीक है, सो ये ऊपर में वेपर, इसमें वेपर होगा, ये जो वेपर इस वाटर के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होगा दैट इज पी नॉट ऑफ वाटर, ठीक है। अगर इस तरह से मान ले मैं कोई एक और बॉटल ले लेता, इसमें अल्कोहल डाल देता, वो जो प्रेशर लगाता है उसको हम बोलते हैं पी नॉट ऑफ अल्कोहल, और दोनों को जब मिक्स कर दिया तो है टोटल प्रेशर, जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मिक्स करने के बाद क्या मिक्स करने के बाद, क्या करेंगे? मिक्स करने के बाद टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं ना, टोटल प्रेशर जो ऊपर में बना हुआ था, जो ऊपर में दोनों को मिक्स करने के बाद जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया है, क्या होता है। सर हम यहाँ पे ए को वाटर लेट किए हैं ना, हाँ तो आप ये देखिए नीचे में लिखे पी नॉट ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर। रुक जा तू छोड़, तू इसको हटा, इसको हटा दे, चल ठीक है। अब ठीक है, वो मैं समझाने के लिए बस वहां शुरू में लिया था, उसको इग्नोर मारो। अब डन है। वर्ड्स पे क्यों जाते हो यार, रुको मैं सबको बदल देता हूँ, मैं सबको बदलता हूँ, मैं समझ गया वो जिस चीज को लेके परेशान हूँ, वर्ड्स पे चले गए हो कि अच्छा ये ए यहाँ था। रुको, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एल्कोहल, पी नॉट डब्ल्यू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब ठीक है अनुष्का? अब ठीक हाँ है। हाँ अब ठीक है, चल बस ए बी वही हटा, प्रॉब्लम था कि बी को अल्कोहल लेट किए थे तो फिर ऊपर भी अल्कोहल नीचे भी अल्कोहल। ठीक है मैं वो मैं समझ गया, मैंने ए बी जो शुरू में बताया था समझाने के लिए, उसकी वजह से समझ गया था, ठीक है। एल्कोहल और वाटर लेके चलो, तो ए बी को तो उड़ा ही दिया, मैं ए बी यूज ही नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये भारी भरकम सा पता नहीं क्या ही पढ़ लिए, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, जरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन बनता है इसका, तो चलो एक आसान सा क्वेश्चन अपन देखते हैं कैसे बनेगा। सो बोलता क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान देना। अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत लंबा लिखने में हो जाएगा इसलिए पूरा लिखना है, इसे CCl4 लिख दे रहा हूँ। CCl4 इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। बोलता क्या है, इफ मास ऑफ बेंजीन was 39 ग्राम, बोलता क्या है कि 39 ग्राम जो है वो बेंजीन का मास लिया है, ठीक है, एंड मास ऑफ
CCl4 was 77 ग्राम। बोलता क्या है कि CCl4 का मास जो 77 ग्राम लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों लिक्विड है। अगर किसी को समस्या है तो ये ध्यान रखना कि भैया ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है, 77 ग्राम। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर का आपको वेपर प्रेशर बताना है कितना होगा। इफ यहाँ डेटा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ डेटा में, सो बोल दिया कि पी नॉट ऑफ बेंजीन जो है ये आपको दे दिया 200 टॉर, यूनिट होता है प्रेशर का टॉर, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एंड पी नॉट ऑफ CCl4 जो है, CCl4 ये आपको दिया हुआ है 400 टॉर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ आपके लिए। बोलता क्या है कि मिक्सचर है बेंजीन और CCl4 का, जिसमें बेंजीन का मास है 39 ग्राम, इसको मैं थोड़ा सा से लिख दूँ, उर्दू फारसी लिख दिया, 39 ग्राम, ठीक है। CCl4 का मास है 77 ग्राम। बोलता क्या है कि बताओ वेपर प्रेशर मिक्सचर का कितना होगा, दोनों को मिक्स करने के बाद जो बना है मिक्सचर उसका कितना होगा, दोनों का मास दे दिया, कितना कितना मिलाया है। ये बता दिया है कि प्योर फॉर्म में बेंजीन का वेपर प्रेशर होता है 200 टॉर और प्योर फॉर्म में CCl4 का होता है 400 टॉर। शुरू हो जाओ, फटाफट से सॉल्व करो। फॉर्मूला है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, काम खत्म। कुछ एक्स्ट्रा इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूला है, P0 A x A प्लस P0 B x P, बाकी और किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करना है और किसी में दिमाग नहीं मारना। P0 A x A प्लस P0 B x P। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अब बस आपको x से x भी निकालना है, पुट करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। निकालो फटाक से आंसर कितना आ रहा है। दोनों का मास दिया है, दोनों के मोल्स निकालो, फिर दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन निकाल के फॉर्मूले में पुट करो, टोटल प्रेशर निकालो। बेंजीन का फॉर्मूला नहीं पता तो C6H6 होता है, मोलर मास उसका होता है 78। यार इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बहुत टाइम लग रहा है। करो कोई बात नहीं, करो आंसर आना चाहिए। कुछ उम्मीद है होने की आज? एक भी आंसर नहीं आया। ये कौन सा इसमें अलग से टेक्नोलॉजी लगाना है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। दोनों के मोल्स बताओ तो फटाफट, कितने कितने आ रहे हैं? बेंजीन और CCl4 के मोल्स बताओ, जल्दी मैसेज करो मेरे को। 0.5 दोनों का। मोल्स मैसेज करने के लिए बोला दिव्यांशु। दोनों के मोल्स 0.5 आ रहे हैं। क्या करना है यार, फॉर्मूला पकड़ो, यहाँ पे पुट करो। चलो तो मैं टोटल प्रेशर लिख रहा हूँ। टोटल प्रेशर में क्या लिखूं? P0 ऑफ बेंजीन
कहीं भी ए किसी को बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना ए और बी किसको मान रहे हो, ठीक है। तो पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑफ CCl4, तो CCl4 की जगह CCl लिख लेता हूँ यार, CCl4, ठीक है। अनुष्का ने सही आंसर सॉल्व किया, वेरी गुड, ठीक है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। अब क्या करना है भाई, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालो, पुट करो, ठीक है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो कितना कितना आ रहा है। तो चलो दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले दोनों के मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ बेंजीन, कौन सा इसमें मतलब टेक्नोलॉजी था मेरे को समझ नहीं आया। 39 मास दिया है, मोलर मास होता है 78, मोल्स निकालोगे तो 0.5 आ गया। मोल्स ऑफ CCl4 कितना आएगा, मोलर मास इसका होता है 154, निकाल के देखो, मास दिया है 77, करोगे तो भैया ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। दोनों के मोल्स 0.5 आ गए। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, हमको कोई अलग फॉर्मूला याद ही नहीं करना, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना होगा, इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 0.5, ये कितना हो गया, 0.5 ही रह गया। एक्स ऑफ अपने CCl4 कितना आ जाएगा, ये भी 0.5 ही रह जाएगा। मोल्स ऑफ CCl4 लिखा, डिवाइड बाई मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4, सो 0.5 प्लस 0.5, ये अपने को आ गया 0.5 ही रह गया। डन है, दोनों के मोल फ्रैक्शन 0.5 रह गए। पुट करो इसमें यार, अब तो कुछ टेंशन ही नहीं है, क्या चाहिए, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। बेंजीन का आपको दिया है कितना प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर 200, तो बस 200 डालो, कोई यूनिट का लोचा नहीं है, 200। लास्ट में भी टॉर में आएगा। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना है 0.5 प्लस CCl4 का पार्शियल ये कितना है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर 400, मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5। सॉल्व करो इसको, 300 हो गया, खेल खत्म। यूनिट क्या रहेगा, दोनों प्रेशर टॉर में था तो ये भी आ गया टॉर में। मेरे को समझ नहीं आया कि इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी था जो अभी तक बस एक ने सॉल्व किया, बाकी जनता गायब है। 2 लोगों ने सॉल्व किया, 2 लोगों का आंसर आया था। हाँ बोलो सर, वहाँ पे मोल फ्रैक्शन डाले, यहाँ मोल्स डाल दिए। कहाँ मोल्स डाला, मोल फ्रैक्शन में तो दोनों का 0.5 आया ना बेटा। यस सर, यस, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी 0.5 है, वो किस्मत से दोनों का मोल और मोल फ्रैक्शन बराबर आ गया। डाला मोल नहीं है, मोल फ्रैक्शन ही डाला है। अब जो नीचे वाला जो दूसरा वाला फॉर्मूला था ना, देखो ये वाला जो फॉर्मूला, ये डेरिवेशन है, तुमको मन करे तो यूज करो ना तो मत करो। मैं तो कभी यूज करने के लिए रिकमेंड नहीं करता, क्यों इतना रट्टा मारोगे। इसको याद रखो ना यार, इसको मेन फॉर्मूले को याद रखो, मेन फॉर्मूला को याद रखोगे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। डन है, हो गया, क्या हो गया ये। किसी को तकलीफ है तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। P नॉट पी टोटल प्रेशर इक्वल्स टू, जनरल केस वाला लिखवा दिया था, जनरल केस लिखवा दिया था ना, जहां एल्कोहल और ये सब नहीं था, पीए और पीबी के टर्म में था यार। हाँ जनरल केस, इसको लिख लेना, अगर कोई नहीं लिखा है तो इसको लिख लेना, ठीक है। किसी भी जनरल केस के लिए ए किसी को मानो, बी किसी को मानो, कोई टेंशन नहीं होने वाला, फटाफट आंसर आएगा। डन है, चलो ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चलो लास्ट पे आते हैं। इसका एक लास्ट टॉपिक है रॉल्स लॉ का, दैट इज, इस पे क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत कम आया है, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक है अपने पास, दैट इज वेपर प्रेशर, सॉरी, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में किसी का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, गैसियस फेज, ठीक है। इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है वाई से, वाई से डिनोट किया जाता है। सीधे इसका फॉर्मूला ध्यान रखो, ये क्या होता है, सो वाई ए, कोई भी कंपोनेंट जिसको ए माने थे, अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है गैसियस फेज में, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। कुछ नहीं है, इसके खुद का प्रेशर पी नॉट ए एक्स से होता है, डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, हो गया अपने पास मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। वाई ए के लिए वाई बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेज कितना होगा, सो पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी
पूरा ऊपर वाला ही छाप लो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, सो इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, पर हाँ कभी कभी आ जाता है। ठीक है, सो गैसियस फेज के लिए सीधे ध्यान रखो, जिसका ए का निकालना है तो पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, बी का निकालना है तो पी नॉट बी एक्स बी डिवाइड बाई टोटल प्रेशर। अब इसके देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन अपन निकालते हैं पहले, कहाँ गया, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान दो और इसको तोड़ के दिखा रहा हूं मैं। बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर दिस एंड दिस, मतलब प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर पता है, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ऑफ CHCl3 एंड पी नॉट ऑफ CH2Cl2, ये दोनों दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, ये बोला है 200 और ये बोला है 415, प्योर फॉर्म का दे दिया, पी नॉट दे दिया। बोलता क्या, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इतना ग्राम ऑफ दिस एंड इतना ग्राम ऑफ दिस। नहीं बता सकते हो, पी नॉट दोनों का पता है, दोनों का मास पता है, दोनों के मोल्स निकालो, मोल फ्रैक्शन लगाओ, फटाक से टोटल प्रेशर बताओ, बन जाएगा। अगला बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, वो भी बता सकते हो, जस्ट अभी फॉर्मूला सिखाया था, जस्ट अभी फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाओगे, कहाँ गया, इस फॉर्मूले को लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इस फॉर्मूले को लिखो, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लिखो पहले इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को लिखो, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और वो सबसे अपर लेवल में क्वेश्चन है, समझ लो, उससे ज्यादा एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता रॉल्स लॉ पे। ठीक है, करो इसको, लिखो फटाफट से। ठीक है, लिख लिया आई गेस। चलो अब मैं क्वेश्चन निकाला हूं, सॉल्व करो इसको। लेंदी हो सकता है, ये मैं मानता हूं, लेंदी है, 2 पार्ट में लेंदी है, पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट, करो सॉल्व। कोई इसमें कोई अलग सा टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बहुत हैवी सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल बकवास सा कॉन्सेप्ट, एकदम इजी सा क्वेश्चन। और किसी को लगता है कि भैया नहीं सॉल्व होगा तो हैंड टू हैंड पूछ लो, हमको लग रहा है सॉल्व नहीं होगा, बस देखने में भारी भरकम सा कॉन्सेप्ट है बहुत आसान। चलो ठीक है, टाइम हो गया है, तो इस क्वेश्चन को घर पे कर लेना, नहीं सॉल्व हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। ठीक है, सो 1:15 हो गया, तो अभी की क्लास खत्म कर रहे हैं। जिसको डाउट है, डाउट सेशन है अपना 15 मिनट आराम से, जिसको डाउट है डाउट पूछो, बाकी अगर किसी को डाउट नहीं है तो जा सकते हो। और इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ, वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई समस्या है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, पूछ सकते हो, कहीं पे कोई चीज, कोई दूसरी चीज, कहीं का कोई पढ़े हो पुराना समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो।
इंग्लिश पढ़ाए, क्या बोल रही है अनुष्का? इंग्लिश पढ़ाई नहीं होगा ऐसा कुछ? कल आप जो होमवर्क दिए थे उसका क्वेश्चन नंबर 5, क्या होमवर्क दिया था दीक्षा? होमवर्क क्वेश्चन बोलो। सर कल आप जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन कराए थे ना क्लास में, इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज का था? सर वो मोलैरिटी निकालने वाला, उसमें 3 हाँ। क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, तो लास्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। ट्राई किए? यस सर। फिर से ट्राई करो एक बार, ठीक है? कल डिस्कस करते हैं, ट्राई करो एक बार अच्छे से। आसान सा क्वेश्चन है यार, रुको, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल तो क्या है? कैलकुलेट A molarity, B molarity and C mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.20। ठीक है, मास बाय मास परसेंट दिया है, डेंसिटी दिया है, मोलारिटी पूछा है, मोलालिटी पूछा है, यही है ना? हाँ। ठीक है, मास बाय मास परसेंट दिया, डेंसिटी दिया। तू मान ले कि तेरे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, एक लीटर का सॉल्यूशन है, तो तू उससे ये निकाल सकती है कि उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, क्योंकि तुझे डेंसिटी पता है। हाँ निकाल सकते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? 1 लीटर का सॉल्यूशन मान लिया, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 लीटर मानो, डेंसिटी पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो तुझे ये पता चल गया कि अब सॉल्यूशन का मास पता है, उसमें सॉल्यूट कितना है? 30%। मास परसेंट कितना दिया? 20%। तो पूरे सॉल्यूशन का मास पता है, 20% तेरे पास सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास निकाल सकती है, सॉल्वेंट का मास निकाल सकती है अलग अलग। 20% उसका सॉल्यूट हो गया, 80% सॉल्वेंट हो गया। मान लिया फॉर टाइमिंग कि 1000 ग्राम तेरे पास आ गया पूरा सॉल्यूशन का मास, तो उसमें तेरे पास क्या होगा? 20 पर मतलब 200 ग्राम तेरे पास सॉल्यूट, और रिमेनिंग जो 800 ग्राम हो गया वो सॉल्वेंट आ गया। हाँ आ जाएगा। आ गया। अब दोनों का तुझे मास पता, सॉल्यूट का मास पता, सॉल्वेंट का मास पता, KI है, तो तुझे दोनों के मोल्स भी पता चल गया, और वाटर है दूसरा, सॉल्वेंट वाटर है, और सॉल्यूट मास, सॉल्यूट तेरे पास क्या है? KI। हाँ। ठीक है, सॉल्यूट का मोल्स पता, वाटर के भी तेरे पास क्या पता है? और मास पता है, मोल्स पता है, सब पता है। अब तुझे क्या क्या पूछा है? पहले मोलालिटी पूछा है, सॉल्यूट के मोल्स पता, सॉल्वेंट के मास पता, मोलालिटी नहीं बता सकती है? बता सकते हैं। डन। मोलारिटी, सॉल्यूट के मोल्स पता, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, 1 लीटर शुरू में ही माना था, मोलारिटी बता सकती है? हाँ अब हो जाएगा। डन। और क्या जो भी पूछा, मोल फ्रैक्शन पूछा तो फिर मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं, सब बता सकती हैं आज तो। ठीक है, हाँ हो जाएगा। ओके ओके दिव्यांशु, ठीक है बेटा, सर बोलो बोलो। उसी के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी ट्राई करो, अब खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है? मैंने बताया, एक तरीका बताया, मैंने एक तरीका बताया अभी, इसी तरीके से एजम्पशन, हाँ कुछ एजम्पशन लो उसमें, और एजम्पशन लेकर ट्राई करो, नहीं हो तो अगली क्लास में बता दो, ठीक है? सर उसमें ना एक मोलैरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और दूसरा मुझे नहीं मोलैरिटी पता पूछा है। क्वेश्चन, मुझे नहीं पता क्वेश्चन। अच्छा क्या दिया? सर तो बोल वो M1B1 इक्वल टू M2B2 वाले फॉर्मूला पे पुट करके आ जाएगा। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो। Calculate the molarity